हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री अबाउट डायरेक्ट एनर्जी वेपन के बारे में देखेंगे। एक किंवदंती के अनुसार आर्किमिडीज ने रोमन बड़े के जहाज़ों पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए एक समान योजक फोकल लंबाई, एक समान बिंदु पर केंद्रित दर्पणों की एक श्रृंखला के साथ एक दर्पण बनाया। जब उन्होंने सिरैक्यूज पर आक्रमण किया, उन्हें आग लगा दी। इतिहासकार बताते हैं कि लड़ाई के शुरुआती विवरणों में जलते हुए दर्पण का उल्लेख नहीं था, लेकिन केवल यह कहा गया है कि आग फेंकने के तरीकों के साथ संयुक्त आर्किमिडीज की सरलता जीत के लिए प्रासंगिक थी। इस उपलब्धि को दोहराने के कुछ प्रयासों में कुछ सफलता मिली। विशेष रूप से MIT में छात्रों द्वारा किए गए एक प्रयोग से पता चला कि दर्पण आधारित हथियार कम से कम संभव था, यदि आवश्यक रूप से व्यवहारिक नहीं था। मिथ बस्टर्स के मेजबानों ने आर्किमिडीज के दर्पणों को 3 बार निपटाया और कभी भी लक्ष्य जहाज को आग नहीं लगा पाए, जिससे मिथक 3 अलग अलग बार टूट गया। 1935 में ब्रिटिश वायु मंत्रालय ने रेडियो रिसर्च स्टेशन के रोबर्ट वाट से पूछा कि क्या मृत्यु किरण संभव है। उन्होंने उनके सहयोगी ऑनॉर्ड विलिंगटन से जल्दी निष्कर्ष निकाला कि यह संभव नहीं था, लेकिन परिणाम स्वरूप विमान का पता लगाने के लिए रेडियो का उपयोग करने का सुझाव दिया और इससे ब्रिटेन में रडार का विकास शुरू किया गया। 1930 के दशक और द्वितीय विश्व युद्ध की कहानियों ने इंजन रोकने वाली किरण के विचार को जन्म दिया। ऐसा लगता है कि वे जर्मनी के फील्डबर्ग में टेलीविजन ट्रांसमीटर के परीक्षण से उत्पन्न हुए थे। चूंकि कार इंजन से निकलने वाली विद्युत शोर क्षेत्र की शक्ति माप में बाधा उत्पन्न करेगा, इसलिए संतरी परीक्षण के लिए आवश्यक 20 मिनट या उससे अधिक समय के लिए आसपास के सभी ट्रैफिक को रोक देंगे। कहानी को फिर से सुनाने में घटनाओं के क्रम को उलटने की एक कहानी बनी, जहां पेट्रोकी की कार का इंजन पहले बंद हो गया और फिर एक जर्मन सैनिक उनके पास आया, जिन्होंने उनसे कहा कि उन्हें इंतजार करना हो। सैनिक कुछ समय बाद यह कहने के लिए वापस आया कि इंजन अब काम करेगा और पर्यटक चलेगा। ऐसी कहानियां 1938 के आसपास ब्रिटेन में प्रसारित हो रही थी और युद्ध के दौरान ब्रिटिश खुफिया ने ब्रिटिश इंजन रोकने वाले किरण के रूप में मिथक को फिर से लॉन्च किया। जर्मन को यह शोध करने के लिए धोखा देने की कोशिश की थी। ब्रिटिश ने जर्मनी वैज्ञानिक संसाधनों को बांधने के प्रयास में यह आविष्कार किया था। 1940 के दशक के आरंभ में एक्सिस इंजीनियरों ने एक ध्वनि तोप विकसित की जो अपने लक्ष्य शरीर में घातक कंपन पैदा कर सकता। 2 परवलिक डिशों की ओर जाने वाले मीथेन गैस दहन कक्ष लगभग 44 हर्ट्ज पर स्पंदित हो। डिश रिफ्लेक्टरों द्वारा बढ़ाई गई यह ध्वनि 200 और 400 मीटर पर मध्य कान की हड्डियों को कंपन करके और आंतरिक कान के भीतर कोक्लियर द्रव को हिलाकर चक्कर और मतली का कारण बनी। 50 से 200 मीटर ध्वनि तरंगे गुर्दे, प्लीहा और यकृत जैसे संपीड़ित प्रतिरोधी अंगों को बार बार संपीड़ित और मुक्त करके अंग के उत्तकों और तरल पदार्थों पर कार्य कर सकते थे। व्यवहार में यह हथियार दुश्मन की गोलीबारी के लिए अत्यधिक असुरक्षित था। राइफल, बाजूका और मोर्टार राउंड आसानी से परवलयिक प्रवर्तकों को विकृत कर देते थे, जिससे तरंग प्रवर्धन अप्रभावी हो जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के चरणों में नाजी जर्मनी ने तकनीकी रूप से क्रांतिकारी गुप्त हथियार वार्डरोफे पर अनुसंधान अपनी आशाएं बढ़ाई। नाजिया ने जिन निर्देशित ऊर्जा हथियारों की जांच की, उनमें से हेंज सिलेमनेयर, रिचर्ड गॉन्स और फीटर हाउटरमैन के तहत विकसित एक्सरे बीम हथियार शामिल थे। उन्होंने रिचर्ड लुफ्ट्स मिनिस्ट्रियम के लिए कठोर एक्सरे के सिक्रोट्रॉन बीम उत्पन्न करने के लिए रेटॉन नामक एक इलेक्ट्रॉन त्वरक बनाया। 1930 के दशक में सीमेंस सुकर्स में मैक्स स्टीनबैक द्वारा आविष्कार किए गए, इन्हें बाद में अमेरिका द्वारा बिट्रॉन कहा गया। इसका उद्देश्य विमान के इंजनों को इग्निशन से पहले से आयनित करना था और इसलिए विमान रोधी EW के रूप में काम करना और विमानों को फ्लैग में पहुंचा लाना था। रिएट्रॉन को अमेरिका ने 14 अप्रैल 1945 को बग्र ग्रेब में पकड़ लिया। एक अन्य दृष्टिकोण अनस्टन सिब्लडॉस रोन्टेजे कॉनॉन था, जिसे 1943 में ऑस्टफेनबर्ग के साथ गोसार्टम में विकसित किया गया। हेम्सबर्ग में रिचर्ड सिफर्ड एवं कंपनी ने पुर्जे विकसित की। केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने सचिव हेनरी किन्सर को सूचित किया कि उनके पास 1969 के चीन सोवियत सीमा संघर्ष के दौरान चीनी सेना के खिलाफ सोवियत सेना द्वारा लेजर हथियारों का इस्तेमाल करने की 12 रिपोर्ट थी। हालांकि विलियम कोलंबी को संदेह था कि उनका वास्तव में इस्तेमाल किया गया था। 1973 में न्यू साइंटिस्ट पत्रिका ने बताया कि स्क्वैग बॉक्स के नाम से जाने जाने वाले एक ध्वनिक हथियार उत्तरी आयरलैंड और सैनिकों को गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल करते हुए सफल फील्ड ट्रायल से गुजरा। इस उपकरण में 2 अलग अलग आवृत्तियों को मिलाया गया था, जिन्हें सुनने पर 2 आवृत्तियां और 2 आवृत्तियों के बीच के अंतर के योग में रूप में सुना जाएगा। जैसे
16,000 हर्ट्ज और 16,002 हर्ट्ज आवृत्तियों का उत्सर्जन करने वाले 2 दिशात्मक स्पीकर कान में 32,000 हर्ट्ज और 2 हर्ट्ज की 2 आवृत्तियों का उत्पादन करेंगे। लेख में कहा गया है कि स्क्वायर बॉक्स अत्यधिक दिशात्मक है जो इसे आकर्षक बनाता है। इसकी प्रभावी बीम चौड़ाई इतनी छोटी होती है कि इसे दंगे में व्यक्तियों पर निर्देशित किया जा सकता है। भीड़ के अन्य सदस्य इससे अप्रभावित रहते हैं, सिवाय इसके कि जब वे लोगों को बेहोश होते, बीमार होते या अपने कानों पर हाथ रखकर घटनास्थल से भागते हुए देखते हैं तो वे घबरा जाते हैं। उपकरण की आभासी अश्रव्यता एवं डरावना मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करती है। यूके के रक्षा मंत्रालय ने ऐसे किसी उपकरण का अस्तित्व से इनकार कर दिया। इसने कहा कि हालांकि इसके पास एक अत्यधिक तेज सार्वजनिक संबोधन प्रणाली है जिसका उपयोग 2 मील से अधिक दूरी तक मौखिक संचार के लिए किया जा सकता है या बातचीत करने के लिए निरंतर एवं संशोधित ध्वनि कंबल लगाया जा सकता है। इस प्रकार भीड़ को संगठित करना असंभव हो सकता है। पूर्वी जर्मन अपघटन विधियाँ। लेखक जुर्गस फोर्चस ने अपघटन विधियों को मानव आत्मा पर हमला बताया। ल्यूकेमिया के एक दुर्लभ रूप में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह विकिरण विषाक्तता का परिणाम था और उन्हें और अन्य लोगों को संदेह था कि कारावास के दौरान उन्हें निर्देशित एक्सरे से निशाना बनाया गया था। 1960 के दशक में पूर्व जर्मनी में राजनीतिक रूप से गलत विचार रखने एवं राज्य द्वारा शत्रुतापूर्वक समझे जाने वाले कार्यों को करने के लिए लोगों को गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निंदा से बचने के प्रयास में राज्य सुरक्षा सेवा स्टासी ने दमन के वैकल्पिक तरीकों का प्रयास किया जो लोगों को बिना कैद किए उन्हें पंगु बना सकते थे। ऐसे ही एक वैकल्पिक विधि को अपघटन अनुवाद कहा जाता था। 1970 और 1980 के दशक में यह घरेलू शत्रुतापूर्ण नकारात्मक ताकतों को दबाने का प्राथमिक तरीका बन गया। इस पत्ती के कुछ पीड़ित कैंसर से पीड़ित थे और उन्हें दावा किया कि उन्हें निर्देशित एक्सरे में भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा जब पूर्वी जर्मन राज्य का पतन हुआ तो जेलों में शक्तिशाली एक्सरे उपकरण पाया गया बिना किसी स्पष्ट कारण की इसकी उपस्थिति को उचित ठहराया जा सके। 1999 में आधुनिक जर्मन राज्य इस संभावना की जांच कर रहा था। इस एक्सरे उपकरण का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा रहा था और यह स्टाफ सी की जानबूझकर की गई नीति के निर्देशित एक्सरे के इस्तेमाल से कैदियों को विकिरण विषाक्तता और इस तरह कैंसर देने का प्रयास कर सकते। विकिरण विषाक्तता और कैंसर के नकारात्मक प्रभाव कारावास की अवधि से आगे तक जारी रहेंगे। इस तरह से कोई भी व्यक्ति दुर्बल हो सकता है भले वो आप कारावास में ना हो। इतिहासकार मेली फॉलब्रूक कहती है। उपन्यासकार जर्गन फूच और द अल्टरनेटिव इन ईस्टर्न यूरोप के आलोचनात्मक विश्लेषण के लेखक रुडोल्फ बारे जैसे असंतुष्टों की बाद की गंभीर बीमारियों और असामयिक मातों को कुछ लोगों द्वारा पूछताछ के लिए इंतजार करते समय एक्सरे के असाधारण रूप से उच्च और निरंतर स्तरों के संपर्क में आने के संदेह से जुड़ा गया और रहस्यमय बंद बक्सों के सामने छोटी जेल की कोठरियों में अप्रिय कुर्सियों से बंधे रहने के संदेह से जुड़ा गया। बक्से जो रहस्यमय उपकरणों के साथ एसीडी प्रणाली के पतन के बाद उत्सुकता से गायब हो गए। 1980 के दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रिंगन ने रणनीति रक्षा पहल कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा जिसे स्टार वार्स का उपनाम दिया गया। इसने सुझाव दिया कि लेजर शायद अंतरिक्ष आधारित एक्सरे लेजर उड़ान में ICBM को नष्ट कर सकते हैं। 1980 के दशक के दौरान एडवर्ड टेलर सहित प्रसिद्ध भौतिकविदों की भागीदारी के साथ विभिन्न लेजर सम्मेलनों में SID में उच्च शक्ति वाले लेजर की भूमिका पर पैनल चर्चाएं। SID कार्यक्रम से निकले निर्देशित ऊर्जा प्रणाली का एक उल्लेखनीय उदाहरण लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी द्वारा विकसित न्यूट्रल वर्टिकल बीम एस्लेटर है। इस प्रणाली को आधिकारिक तौर पर स्मिथसोनियन एयर एंड स्पेस म्यूजियम की वेबसाइट कम पावर न्यूट्रल वर्टिकल बीम त्वरण के रूप में वर्णित किया गया, जो कि मिसाइल रक्षा में संभावित उपयोग के लिए सामरिक रक्षा पहल संगठन द्वारा जांचे गए कई निर्देशित ऊर्जा हथियारों में से एक था। जुलाई 1989 में त्वरक को एक बीम एक्सपेरिमेंट ओवर्ट रॉकेट परियोजना के हिस्से के रूप में व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज से लॉन्च किया गया था और बाद में सरकार के रहने के पहले अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक संचालन का प्राथमिक उद्देश्य अंतरिक्ष में NPBP प्रसार विशेषताओं का आकलन है। हालांकि मिसाइल रक्षा एजेंसी के तहत सामरिक मिसाइल रक्षा अवधारणा अभी भी जारी है, लेकिन अधिकांश निर्देशित ऊर्जा हथियार अवधारणाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हालांकि बोइंग को L-1 और बोइंग NC-135 के साथ कुछ हद तक सफलता मिली। इनमें से पहले से फरवरी 2010 को 2 मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। दोनों कार्यक्रमों के लिए फंडिंग में कटौती की गई। इराक युद्ध के दौरान उच्च शक्ति वाले माइक्रोब सहित विद्युत चुंबकीय हथियारों का इस्तेमाल अमेरिकी सेना द्वारा ईरानी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को बाधित करने और नष्ट करने के लिए किया गया था।
संभवतः भीड़ नियंत्रण के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया। विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के संपर्क के प्रमाण अज्ञात हैं। सोवियत संघ ने रूबी और कार्बन डाइऑक्साइड लेजर को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के रूप में विकसित करने में कुछ प्रयास किए और बाद में ट्रैकिंग और एंटी सैटेलाइट सिस्टम के रूप में ऐसी रिपोर्ट है। सरीसगन में टेरा 3 कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल कई मौक़ों पर IR रेंज में अमेरिकी जासूस उपग्रहों को अस्थायी रूप से अंधा करने के लिए किया। यह दावा किया गया है कि USSR ने 1984 में स्पेस शटल चैलेंजर को निशाना बनाने के लिए टेरा 3 शॉइट पर लेजर का इस्तेमाल किया था। उस समय सोवियत संघ चिंतित था कि शटल का उपयोग टोही मंच के रूप में किया जाता। 10 अक्टूबर 1984 को टेरा 3 ट्रैकिंग लेजर को कथित तौर पर चैलेंजर का निशाना बनाया गया था। यह सुविधा ऊपर से गुजरा तो शुरुआती रिपोर्टों में दावा किया गया था कि अंतरिक्ष शटल में खराबी और चालक दल के लिए संकट पैदा करने के लिए जिम्मेदार था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस घटना के बारे में कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया। 41वीं जी के चालक दल के सदस्य और अमेरिकी खुफिया समुदाय के जानकार सदस्य जानबूझकर बड़े पैमाने पर नकार दिए गए। हवाना सिंड्रोम एक विवादित चिकित्सा स्तर है जिसकी रिपोर्ट हवाना, क्यूबा और अन्य स्थानों में अमेरिकी कर्मियों द्वारा की गई है, जिसके मूल रूप से माइक्रोब विकिरण के कारण होने का संदेह है। जनवरी 1922 में केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने एक अंतरिम मूल्यांकन जारी किया जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि सिंड्रोम शत्रुतापूर्ण शक्ति द्वारा निरंतर वैश्विक अभियान का परिणाम नहीं। समीक्षा किए गए 1000 मामलों में से 976 में विदेशी भागीदारी की इनकार किया गया। फरवरी 2022 में विदेशी विभाग ने जेसन सलाहकार समूह की एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि यह अत्यधिक संभावना नहीं थी कि निर्दिष्ट ऊर्जा हमले का स्वास्थ्य घटना हुई हो। हवाना सिंड्रोम का कारण अज्ञात और विवादास्पद बना हुआ था। लार्ड को अक्सर वाणिज्यिक और सैन्य जहाज़ों पर लगाया गया था, चेतावनी भेजकर और असहनीय स्तर की ध्वनि उत्पन्न करके समुद्री डाकुओं के हमलों को पीछे हटाने के लिए कई मौक़ों पर इनका इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए 2005 में क्रूज लाइनर सीवॉर्ड स्पिरिट ने भारतीय महासागर में सोमासी समुद्री डाकुओं ने खुद से इसको इस्तेमाल किया। कुछ साल बाद क्रूज लाइनर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर ने अपने रडार का इस्तेमाल करके सोमाली पीछे हटने के लिए मजबूर करके उनसे खुद का बचाव भी किया गया था। 1997 में टीकम प्रौद्योगिकी संगोष्ठी ने गैर घातक हथियारों पर निष्कर्ष निकाला। कर्मियों पर लक्ष्य प्रभाव का निर्धारण परीक्षण समुदाय के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि चोट और मृत्यु की संभावना मानव परीक्षणों को गंभीर रूप से सीमित करती है। इसके अलावा निर्देशित ऊर्जा हथियार जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को लक्षित करते हैं और न्यूरो फिजियोलॉजिकल विकार पैदा करते हैं, वे 1980 के कुछ पारंपरिक हथियार सम्मेलन का उल्लंघन कर सकते हैं। हथियार जो गैर घातक इरादों से परे जाते हैं और उन्हें अनावश्यक चोट एवं अनावश्यक पीड़ा का कारण बनते हैं। 1977 में जेनेवा सम्मेलन में प्रोटोकॉल में भी उल्लंघन कर सकते हैं। गैर घातक विद्युत चुंबकीय हथियारों में कुछ समान जैविक प्रभाव इस प्रकार: सांस लेने में दिक्कत, भटकाव, जी मिचलना, दर्द, सिर का चक्कर। अन्य प्रणालीगत सुविधा: सांस लेने में बाधा सबसे गंभीर, संभावित रूप से घातक परिणाम उत्पन्न करती है। प्रकाश और बार बार आने वाले दृश्य संकेतों में मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं और वेकेशन और मोशन सिकनेस भी हो सकती है। रूस कथित तौर पर रूसो यूक्रेनी युद्ध के दौरान अंधा करने वाले लेजर हथियारों का भी इस्तेमाल करता है। तो ये थी आपका डायरेक्ट एनर्जी वेपन से रिलेटेड उसके हिस्ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।